Hey everyone, welcome to Elixir. This is Sakshi Mishra. Today we have the lecture second of molecular biology. Yes, in which we will see all about the chromosome. So literally this lecture is gonna to be very easy and very interesting. Okay, so for gaining this concept in very easiest way, you have to do just one thing. Keep your beautiful eyes on the slide and use your ear for listening me very carefully. Okay? So yes, let's start today's lecture. So yes, क्रोमोसोम को देखने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो समथिंग अबाउट आवर बेसिक्स बिकॉज मैंने सोचा कि ये स्लाइड देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरी वन हैज़ अ कन्फ्यूजन रिलेटेड टू द व्हाट इज क्रोमैटिड, व्हाट इज सिंगल क्रोमोसोम, व्हाट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, व्हाट इज जीन जीनोमिक एक्स्ट्रा. So trust me, in this topic, means in from this slide you will get all the things about this terms, and there will be no any confusion in a last. Okay, so just do one thing. Keep your uh, means listen me very carefully. Okay. तो क्रोमैटिड क्या है? इफ समवन आस्क अबाउट व्हाट इज क्रोमैटिड, तो व्हाट विल यू गोइंग टू टेल देम? इट्स अ क्रोमैटिड, इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमैटिड. क्रोमैटिड में क्या होता है कि दो आर्म्स होते हैं जो कि बीच से सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच्ड होता है, और उसके बाद एक काइनेटोकोर की डिस्क, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कि काइनेटोकोर बोलते हैं, जहाँ से स्पेंडल फाइबर अटैच्ड होता है. स्पेंडल फाइबर यस, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है. एक मोटर प्रोटीन होता है जो कि डिवीजन में मूवमेंट कराता है. ओके, तो ये रहा जो बेस है, ऊपर का टॉप पोजीशन होता है क्रोमैटिड के आर्म्स के, उनको टीलोमियर बोलते हैं. उनके पास क्या होता है कि हेटेरोक्रोमैटिन के रीजन्स होते हैं टीलोमियर्स के पास और सेंट्रोमियर के पास. और जो मिडिल का पोर्शन होता है, जो मिडिल का एम्प्टी पोर्शन होता है, दिस इज ये यूक्रोमैटिन की रीजन होती है. तो ये रहा क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर. इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट अ सिंगल क्रोमोसोम, सो व्हाट इज दैट मीन? तो ये रहा सिंगल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है कि क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं एक सेंट्रोमियर से, और दोनों आर्म्स को, एक दूसरे के दोनों आर्म्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं. सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम इनको नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम भी बोलते हैं. नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम. ओके, ये बेसिक टर्म्स हैं. आई होप आपको पहले से ही पता होगा. इफ नहीं पता है देन दिस टॉपिक और दिस लेक्चर इज फॉर यू ऑल गाइस. ओके, तो ये हेटेरोक्रोमैटिन की रीजन, यहाँ पे भी हेटेरोक्रोमैटिन्स होंगे. हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, व्हाट इज, वी विल सी वन बाय वन इन आवर अपकमिंग स्लाइड्स. ओके, सो डोंट बी वरीड अबाउट इट. ये रहा सिंगल क्रोमोसोम. यही सिंगल क्रोमोसोम क्या होता है ड्यूरिंग द डिवीजन, आई मीन टू से एनाफेज स्टेज. इन द एनाफेज स्टेज ये सेंट्रोमियर यहाँ से स्प्लिट करता है और स्ट्रेचिंग होता है, और ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड ऐसे सेपरेट आउट हो जाते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी माइटोसिस मियोसिस के लेक्चर में देख रखा है. ओके, नाउ सी, आई एम सॉरी एवरीवन. ये रहा होमोलॉगस क्रोमोसोम. होमोलॉगस क्रोमोसोम विच मीन्स एक पैटर्नल क्रोमोसोम और एक मैटरनल क्रोमोसोम, दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है. क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है और वेरिएशन आता है, और उसके बाद क्या होता है कि डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सिनेप्सिस वगैरह बनते हैं, जो कि मीन्स जाइगोटिन स्टेज में, क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन स्टेज में, जो कि हमने ऑलरेडी माइटोसिस मियोसिस के लेक्चर में देख रखा है. बट स्टिल मैंने यहाँ पे ये स्लाइड इंक्लूड किया है कि बाय विच यू कैन गेट ऑल द थिंग्स अबाउट द क्रोमोसोम्स इन वेरी इजीएस्ट वे एंड वेरी इंटरेस्टिंग वे. ओके, तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन, ये दोनों एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और इन्हीं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम. होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं. ओके, तो ये रहा क्रोमैटिड, ये रहा एक सिंगल क्रोमोसोम, एंड इट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम. आई होप इट हैज क्लियर टू यू. ओके, नाउ सी व्हाट इज द जीन एंड जीनोम. जीन एंड जीनोम में ऑलवेज
हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या है। सी, कि एक पूरा का पूरा अगर डीएनए का फ्रेगमेंट है ना, तो पूरे के पूरे डीएनए कंप्लीट सेट के डीएनए को हम बोलेंगे पूरे के पूरे इंटायर जीनोम, मीन्स जीनोम बोलेंगे पूरे के पूरे इंटायर डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को। और अगर हमने बात करी एक स्पेसिफिक सेगमेंट की, ओके, एक यूनिट की बात करी, देन वी विल कॉल इट अ जीन। तो जीन एंड जीनोम क्लियर हो गया होगा। यूनिट ऑफ फंडामेंटल ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड द जीन, एंड जीनोम इज द एंटायर जेनेटिक मटेरियल इनसाइड एंड ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। तो ये रहा जीन एंड जीनोम के बीच में डिफरेंस। ओके, नाउ सी ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, सो हम क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में अच्छे से समझने के पहले ये सारे के सारे बेसिक्स वी विल हैव टू कवर इट, बिकॉज आई नो कि ये सारे के सारे बहुत ही इजी टर्म्स हैं, बहुत ही ज़्यादा मीन्स इजी कंसेप्ट है, एवरीवन इज फैमिलियर अबाउट दिस, बट स्टिल आई थॉट लाइक अगर आप भूल गए हो या फिर आपको कंफ्यूजन होती है तो दीज स्लाइड्स और दीज लेक्चर फॉर यू ऑल गाइज। ओके, तो ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसा हम जानते हैं कि क्या होता है कि हमारे अंदर डिप्लॉयड हम क्या एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आफ्टर डिवीजन क्या होता है कि 23 पेयर्स में, ओके, 23 पेयर्स में क्रोमोसोम्स हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, जिसमें से कि 23 फादर से हम इनहेरिट करते हैं, 23 क्रोमोसोम हम मदर से इनहेरिट करते हैं। तो 23 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसमें से बेसिकली 22 पेयर जो होते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स, और एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। 22 पेयर जो ऑटोसोम्स होते हैं ना, उनके पास कोई भी सेक्स कैरेक्टर्स नहीं होते, विच मीन्स वो जेंडर के लिए या सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। बट क्या होता है कि ये हम कह सकते हैं कि जो ऑटोसोम्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं सोमैटिक कैरेक्टर को। ओके, सोमैटिक कैरेक्टर या बॉडी कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी मीन्स हाथ नहीं होता। उसके लिए एक पेयर क्रोमोसोम की होती है जिसको कि कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये बेसिकली नेम से ही रिजेंबल हो रहा है कि क्या करेंगे, इनके पास सेक्स कैरेक्टर्स होंगे जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करेंगे। ये वन पेयर ऑफ जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं यही मीन्स डिसाइड करते हैं आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ऑफ स्प्रिंग है वो सन होगा या डॉटर होगा। तो ये एज वी नो कि XX क्रोमोसोम्स होता है फॉर द फीमेल एंड XY क्रोमोसोम्स होते हैं फॉर व्हाट, फॉर द मेल। ओके, तो ये क्या होता है कि ये इन्वॉल्व होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ह्यूमंस के केस में, और ऑटोसोम्स जो होते हैं सोमैटिक कैरेक्टर्स शो करते हैं। एज यू कैन सी हियर कि 22 क्रोमोसोम्स, यहाँ तक कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स क्या थे, मीन्स 1 से लेकर के पूरे 22 तक ये हमारे ऑटोसोम्स थे। बट ये जो X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम था, ये बेसिकली जो होता है ये डिटरमाइन करता है जेंडर को। ओके, तो सी, नाउ सी अबाउट द क्रोमोसोम, इट वॉज ऑल अबाउट द बेसिक। और आज अब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने टुडेज टॉपिक के टूवर्ड्स। ओके, सी क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ द न्यूक्लियो प्रोटीन। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन बेसिकली व्हाट मीन्स व्हाट, डीएनए प्लस हिस्टोन। हिस्टोन एक प्रोटीन है, डीएनए आपको पता ही है क्या है। तो दैट सर्व्स टू कैरी द जीनोमिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल टू सेल इन प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ये क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं किसी भी सेल के अंदर। इट कैन बी एनीथिंग लाइक, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या कोई भी ह्यूमंस हो। ओके, a part of cell in the living things that decide the sex characters, shape, etc. that a person or animal or a plant have। तो अगर और बेसिक व्यू में इसको डिफाइन करना चाहे तो ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स लिविंग थिंग्स के अंदर सेक्स को डिसाइड करते हैं, विच मीन्स जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, लाइक पर्सन है या एनिमल है या प्लांट है, उसके अंदर उनके फिजिकल अपीयरेंस और जेनेटिकल अपीयरेंस मीन्स फिनोटिपिकली, एक 1 मिनट, फिनोटिपिक
phenotypic appearance एंड जीनोटिपिक अपीयरेंस। जीनोटिपिक अपीयरेंस को डिसाइड करते हैं। अब ये फिनोटिपिक अपीयरेंस एंड जीनोटिपिक अपीयरेंस क्या है? फिनोटिपिक मीन्स कि हम फिजिकली मीन्स उसको फिनोटिपिकली कैसे देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ द ह्यूमन कि हमारे बॉडी का कलर कैसा है, पिगमेंट कैसा है हमारे बॉडी का, हमारे हेयर का कलर कैसा है, जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। ओके, वो क्या है? एक फिनोटिपिक कैरेक्टर है। और जीनोटिपिक विच मीन्स जीन्स के लेवल पे हमारे अंदर क्या डिसिमिलरिटीज है हमारे सिबलिंग से या हमारे पेरेंट्स से या हमारे रिलेटिव से, या फिर मीन्स कौन सी डिसिमिलरिटीज हैं, कौन सी सिमिलरिटीज है, कौन सा जीन्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो ये फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक का डेफिनेशन रहा। अगर हमने प्लांट के केस में बात करी तो प्लांट के मीन्स जो टॉल है या फिर वो डॉर्फ है या फिर उसने फ्रूट को बियर किया है तो वो सीड रिंकल्ड है या फिर राउंडेड है, तो ये सारा का सारा फिजिकल अपीयरेंस है, फिनोटिपिक अपीयरेंस है। और जीनोटिपिक विच मीन्स जीन के लेवल पे। तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ये सारा का सारा कैरेक्टर जो होगा और इंक्लूडिंग सेक्स का कैरेक्टर कि वो जो होगा इंडिविजुअल वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ओके, तो ये सारा का सारा क्रोमोसोम की वजह से ही डिसाइडेड होता है। नाउ सी ई Strasburger in 1875 discovered these distinct structures during the cell division. E. Strasburger ने क्या किया था कि 1875 में this type of distinct structure को सेल डिवीजन के ड्यूरिंग डिस्कवर करके रखा हुआ था। जब सेल डिवीजन हो रहा था विच मीन्स जब एक सेल से दो सेल, जब डिवीजन के बाद एक सेल से दो सेल बन रहे थे या फिर इसके बाद मीन्स माइटोसिस या फिर एक सेल से चार सेल बन रहे थे बाय द मियोसिस, तो क्या हुआ था कि इसी टाइम ये वही टाइम था जिसमें स्ट्रासबर्गर ने क्या किया कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। देन क्या हुआ कि वॉल्डेयर इन 1888 गेव द टर्म क्रोमोसोम। उसके बाद क्रोमोसोम का नेम डिनोट या डिफाइन किया था, टर्म डिफाइन किया था वॉल्डेयर ने टू देम बिकॉज दे गेट स्टैंड विद द बेसिक डाइज लाइक बेसिक फ्यूस्चाइन एंड एस्टोकार्माइन। तो कुछ ये बेसिक डाई थे। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये जो स्ट्रक्चर थी वो कलर को गेन कर रही थी, इसीलिए इन्होंने उसको वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम नेम दिया। क्रोमोसोम, क्रोमा मीन्स कलर, एज वी नो कि क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर। क्रोमा मीन्स व्हाट इज कलर एंड सोमास मीन्स बॉडी। तो ये ऐसे बॉडी थे जो कि ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर्स थे जिन्होंने क्या किया कि इन्होंने कलर गेन करके रखा हुआ था, तो इसीलिए इनको वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम नेम दिया। ओके, सी यहाँ पे ये है एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है कि इसके दो आर्म्स होते हैं, एक पी आर्म होता है, एक क्यू आर्म होता है। पी आर्म मीन्स पेटाइट आर्म होता है, पेटाइट आर्म मीन्स शॉर्ट आर्म। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये है शॉर्ट आर्म, पेटाइट आर्म, और ये है क्या? ये क्यू आर्म है, क्यू आर्म विच मीन्स लॉन्ग आर्म। क्यू आर्म क्यों बोलते हैं? पेटाइट का तो समझ में आ रहा है, पेटाइट मीन्स होता है शॉर्ट। क्यू क्यों बोल रहे हैं? इसको रिजेंबल किया गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, विच मीन्स अगर हमने ए टू जेड ऑर्डर अल्फाबेटिकल का देखा तो क्यू जो आता है लास्ट में आता है। अगर हमने ए को देखा, ए फर्स्ट पे आता है और ऐसे बढ़ते जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्यू जो होता है समथिंग जब जेड आने वाला होता है तब आता है। तो नंबर के अकॉर्डिंग जेड बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है नंबर पे, इसीलिए यहाँ पे क्यू आर्म इसको बोला गया है। तो ये दोनों आर्म्स जो होते हैं एक दूसरे से एक पॉइंट पे अटैच्ड होते हैं जिनको कि सेंट्रोमियर कहते हैं। ओके, सेंट्रोमियर बोलते हैं। नाउ सी, ये एक बेसिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था। अगर आप मीन्स कुछ भी नहीं जानते क्रोमोसोम के बारे में, इतना भी जान गए तो आपने बहुत कुछ गेन कर लिया। ओके, नाउ सी, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हुए हैं, इवन आते हैं। जो साइज होता है क्रोमोसोम का वो वेरिएबल होता है, विच मीन्स ये वेरी करता है, एक ही नहीं डिटरमाइन हो जाता फॉर ऑलवेज कि यही साइज होगा, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज हियर
इन साइंस। ओके, तो 0.25 से 30 म्यूक्रॉन इनकी क्या होती है, क्रोमोसोम की साइज होती है। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स की साइज क्या होती है, 0.25 माइक्रोन, जो कि ऑब्जर्व्ड हुआ था फंजाई एंड बर्ड के केस में। तो ये डिस्कवरीज रिसर्चेस हुई हैं और ये ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं क्वेश्चंस इन इन रेस्पेक्टिव लाइफ साइंस एग्जामिनेशंस। सो लार्जेस्ट इन द सम प्लांट्स में क्या है कि लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है अप्रॉक्स 30 माइक्रोन इनकी साइज होती है, जो कि है ट्रिलियम ट्रिलियसी फैमिली का एक प्लांट है, उससे बिलोंग करता है, मीन्स ट्रिलियसी फैमिली से ये प्लांट बिलोंग करता है। इसमें जो क्रोमोसोम की साइज होती है बहुत ही ज्यादा लार्ज होती है, अप्रॉक्स 30 माइक्रोन। ओके, 30 माइक्रोन साइज होता है। और फंजाई और फंजाई एंड बोर्ड्स में क्या होता है कि बहुत ही स्मॉलेस्ट लीस्ट होते हैं। नाउ सी हियर कि लीस्ट क्रोमोसोम, अगर हमने क्रोमोसोम नंबर की बात करी, अभी तो हमने साइज की बात करी, अब क्रोमोसोम नंबर की बात करी, तो प्लांट के केस में सबसे छोटा क्रोमोसोम नंबर हैप्लोपेपस ग्लैसिलिस का होता है। हैप्लोपेपस एक प्लांट है, एक एंजियोस्पर्म है, जो कि एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एस्ट्रेसी विच मीन सनफ्लावर वाली फैमिली। ओके, तो उनसे बिलोंग करता है। इनमें क्रोमोसोम का नंबर बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और हाईएस्ट जो होते हैं ये डिप्लॉइड मीन्स 1262 होता है इन ओफियोग्लेसम में। ओफियोग्लेसम एक टेरिडोफाइट्स होता है, जो कि अगर आपने बीएससी कर रखा होगा तो आपको पूरी के पूरे इसके बारे में आइडिया पता होगा या पूरी की पूरी कंसेप्ट पता होगी कि क्या है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड इंक्लूडिंग विद टेरिडोफाइट। ओके, सो ये था पूरा बेसिक क्रोमोसोम के बारे में। नाउ सी, हम इनके क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी के बारे में समझते हैं। इनका अभी हमने क्या किया, एक ओवरव्यू लिया। नाउ सी कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में ये दिखते कैसे हैं या फिर इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्होंने क्या गेन करके रखा है, क्या कंटेन करके रखा है और क्या चीज ये मीन्स इनमें कौन कौन सारे डिफरेंट ऐसे स्पेसिफिक रीजंस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्वाइल्ड फिलामेंट। हर एक क्रोमोसोम जो होता है 2 क्वाइल्ड फिलामेंट का बना होता है थ्रू आउट इट लेंथ कॉल्ड क्रोमोनीमा या क्रोमैटोनीमा। तो क्रोमोनीमा, सी हियर, क्रोमोनीमा या इनको क्रोमैटोनीमा भी बोलते हैं। क्रोमैटोनीमा ये चीज है, ये ओके, ये जो पूरा का पूरा येलोइश पोर्शन दिख रहा है ना, पूरा का पूरा ये है लेंथ में। और ये क्या है कि फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कि क्रोमोनीमा या क्रोमैटोनीमा बोल रहे हैं। इस टर्म को दिया था विज्डोआस्काई ने क्रोमोनीमा या क्रोमैटोनीमा का। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं। बीएससी एमएससी के अगर आप स्टूडेंट हो, देख रहे हो तो बहुत ही ध्यान से सुनो, ये ऑलवेज कंफ्यूजिंग है। क्रोमोनीमा, क्रोमैटोनीमा, सेट क्रोमोसोम्स, एवरीथिंग। तो यहाँ पे एवरीथिंग विल बी डाउट सॉल्वर यू कैन से। तो ये था फिलामेंट। ओके, पूरा का पूरा फिलामेंट जिसको कि क्रोमोनीमा या क्रोमैटोनीमा बोलते हैं। नाउ सी, क्रोमैटोनीमा हैज अ bead like accumulations of a chromatin materials called chromomeres। ये रहा chromomeres। ये जो bead like appearance देख रहे हो ना आप, ये bead like appearance, ये स्काई ब्लू से beads means like something मोती जैसा, ठीक है, मोती जैसा। या हम इसको रिजेंबल कर सकते हैं मटर के दानों से भी, कि कैसे एक एक्सिस पे मटर लगे होते हैं, पीस लगे होते हैं। या फिर इसको हम अपने ब्रेसलेट से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो थ्रेड रही, ये हमारा हो गया ब्रेसलेट का थ्रेड। ओके, और इनके अगल बगल हमने क्या डाल के रखा है, बीड्स, ठीक है, मोतियां डाल के रखी हुई हैं। तो ये रहा क्रोमोमियर्स। नाउ सी, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, एक्यूमुलेशन, ये क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं जिनको क्रोमोमियर्स बोलते हैं। ये विजिबल होते हैं इंटरफेज में। जो डिफरेंट फेजेस होते हैं माइटोसिस मियोसिस के, सेल डिवीजन जब हम पढ़ते हैं, जो कि मैंने लेक्चर में लिया है इसी प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने मिस आउट किया है तो जस्ट गो and watch that lecture by which you can get much and more concept regarding the molecular biology। okay, तो इंटरफेज में क्या होता है कि ये क्लियरली अपीयर हो जाते हैं, ठीक है,
पॉलीटीन क्रोमोसोम सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स में भी ये अपीयर हो जाते हैं क्लियरली इंटरफेज की फेज में। अब ये पॉलीटीन क्रोमोसोम सैलिवरी ये सभी क्या है हम अपने अपकमिंग स्लाइड्स में देखने वाले हैं, तो डोंट बी वरीड। Now see chromatonema embedded in the non-genetic substances known as matrix bound by a sheath called pellicle। अब ये क्या है कि एक जो क्रोमैटोनीमा है ना, ये क्रोमैटोनीमा इसके अंदर क्या होता है, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स फिलअप होते हैं। ओके, ये रहा मैट्रिक्स जो नॉन जेनेटिक होता है। इनमें मतलब मीन्स इनका जो जेनेटिक से जीन से रिलेटेड सिस्टम होता है ना, कि ये जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी आउट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो क्रोमोमियर्स के पास होता है वो इंफॉर्मेशन। इनके पास क्या होता है, ये नॉन जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन, मीन्स ये जो नॉन जेनेटिक मटेरियल ले करके रखते हैं। इनके पास कोई भी ऐसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होता, ये फिल्ड अप होते हैं केवल और केवल ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के अंदर, जिनको कि मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम्स होता है ना, वो एक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, शीथ को बोलते हैं पेलाइकल। ओके, एक कवरिंग होती है, ये शीथ है, इसको बोल रहे हैं पेलाइकल। Now see, the satellites are present in the chromosome called tandem sat chromosome। एक सैटेलाइट्स भी प्रेजेंट होता है, ये रहा सैटेलाइट, जिसको कि टैंडम या सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब ये सैटेलाइट या सैट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि सी कि क्रोमोसोम का जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना, एक मीन्स माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं। ओके, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन, जैसा कि नेम से रिजेंबल हो रहा है कि कॉन्स्ट्रक्ट होना, समथिंग इज गोइंग टू बी क्लीव, पिंच, ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर जो सैट क्रोमोसोम के कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स जो क्रोमोसोम का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है उससे ये क्रोमोसोम जो कि हेट्रोक्रोमैटिन रीजन मीन्स हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट इनके पास ये कैरी करके रखते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के सेपरेट आउट हो जाते हैं, जिनको कि हम सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, दे आर द सैटेलाइट क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम का ऐसा सेगमेंट होता है जिनके पास कोई स्पेसिफिक, विच मीन्स इनके पास स्पेसिफिक सीक्वेंसेस नहीं होते हैं डीएनए के, जीन के, तो इसीलिए इनको हम एज अ मार्कर भी यूज कर सकते हैं क्रोमोसोम्स के लिए। क्रोमोसोम्स के लिए इनको मार्कर भी यूज कर सकते हैं। सैट क्रोमोसोम्स आर यूज्ड एज अ मार्कर क्रोमोसोम्स। ओके, सो अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये क्या है, एक टिपिकल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का, जिसमें हमने एक टॉप पोजीशन पे देखा टीलोमियर्स के बारे में, फिर क्रोमोनीमा क्रोमैटोनीमा के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में समझा, एंड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ऑल अबाउट इट वाज द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। आई होप इट क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ सी क्रोमोसोम टाइप्स। क्रोमोसोम के प्रकार कितने के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं क्रोमोसोम, ऑलवेज कंफ्यूजिंग, बट डोंट बी वरी, आई एम हियर टू सॉल्व योर ऑल द डाउट्स। हमने फटाफट से सेंट्रोमियर की लोकेशन देखी और हम क्या बता देंगे, क्रोमोसोम कौन सा है। कैन यू इमेजिन लाइक हाउ? ओके, यस, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर का लोकेशन, हमने बस केवल सेंट्रोमियर की लोकेशन देखनी है। अगर सेंट्रोमियर क्या है, एट द एंड है, ओके, मीन्स एट द एंड है सेंट्रोमियर, लगभग पूरी की पूरा एंड के ऊपर है, एंड पे ही है, तो उसको हम टीलोसेंट्रिक बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। ओके, एट द सेंट्रोमियर सॉरी लोकेस एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम वी विल कॉल इट टीलोसेंट्रिक। अगर नियर द एंड है, अगर क्रोमोसोम का हमने सेंट्रोमियर का लोकेशन देखा और ये समथिंग, ये रहा एंड, ठीक है, ये रहा एंड, या तो फिर ये रहा एंड। अगर हमने सेंट्रोमियर का लोकेशन देखा और हमने देखा कि ये नियर द एंड है, एट द एंड नहीं है, नियर द एंड है, तो सेंट्रोमियर को हम बोलेंगे, ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक, जिसको कि सब टीलोसेंट्रिक भी बोलते हैं। ओके, एट द मिड, अगर मिड में है सेंट्रोमियर, तो मिड में है तो कोई भी मीन्स टेंशन लेने की बात ही नहीं है, मिड विच मीन्स मेटासेंट्रिक। और अगर नियर द मिड है तो इसको बोल देंगे सब मेटासेंट्रिक। ओके, तो सी कि ये मेटासेंट्रिक, और यस, जो ये सब मेटासेंट्रिक वाला पोर्शन होता है ना,
और ये मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इक्रोसेंट्रिक। ज़्यादातर स्टडीज़ जो होती है मीन्स विजिबल जो क्रोमोसोम की विजिबिलिटी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सी करते हैं कि कौन सा, लाइक हमने बहुत डिफरेंट फेजेस में देखते हैं ना, एनाफेज के केस में कि क्रोमोसोम एल शेप्ड विजिबल हो रहा है, जे शेप्ड विजिबल हो रहा है। ओके, तो ये सारा का सारा विजिबिलिटी हम एक्रोसेंट्रिक रीजन में ही देखते हैं। अगर नियर द मिड है तो हम उनको सब मेटासेंट्रिक बोल देते हैं। ओके, सी हियर बाय पिक्चर्स, ये रहा सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रोमियर लोकेट्स ऑन द सेंटर, बोथ आर्म्स आर इक्वल इन द लेंथ। यहाँ पे दोनों के दोनों आर्म क्या है, इक्वल है साइज में। सी, ये हमारा पी आर्म, ये रहा हमारा पी आर, पेटाइट आर्म, ये रहा क्यू आर्म, दोनों क्या है, इक्वल है साइज में। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि पेटाइट आर्म जो होगा वो छोटा होगा, क्यू आर्म जो होगा बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा, विच मीन्स अनइक्वल इन द साइज होगा। बोथ आर्म जो होंगे अनइक्वल लेंथ में होंगे, जिनको कि हम सब मेटासेंट्रिक बोल देंगे। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा कि इनको सब टीलोसेंट्रिक भी बोलेंगे। सेंट्रोमियर लोकेट्स होंगे नियर द एंड ऑफ सेंट्रोमियर, एंड टीलोसेंट्रिक लाइक सेंट्रोमियर लोकेट्स एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। आपको बस इतनी स्लाइड जितनी लिखी है इन्फॉर्मेशन इतनी ही लर्न कर लेनी है और आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपने बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हो तो आप इतना भी लिख दोगे, आपके पूरे के पूरे मार्क्स कहीं नहीं है। ओके, तो कुछ टर्म और आते हैं। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, सॉरी एसेंट्रिक, एसेंट्रिक में क्या होता है कि सेंट्रोमियर ही नहीं होता, सेंट्रोमियर ही एब्सेंट होता है, तो उनको हम एसेंट्रिक बोलते हैं। ये रहा क्रोमोसोम, जैसा कि ये क्या है बेसिकली, सी टेल मी, ये तो एक दूसरे के क्या हैं, यस होमोलॉगस, हमने ऑलरेडी स्लाइड में देख रखा है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है एक दूसरे के, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है एक दूसरे के। ओके, अगर इन दोनों के बीच के बारे में बात की तो ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ये रहा शॉर्ट आर्म, ये रहा सेंट्रियोर सॉरी सेंट्रोमियर, जहां से ये क्या है अटैच्ड है, पी आर्म और क्यू आर्म, और ये रहा लॉन्ग आर्म। ओके, नाउ सी अबाउट द क्रोमाटिन का स्ट्रक्चर। अभी हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा, अब हम वो जो हमारा क्रोमाटिन था ना, ये जो क्रोमैटिन था, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको कि हम क्रोमोनीमा या क्रोमैटोनीमा भी बोल सकते हैं, अब उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं और अच्छे से। क्योंकि एज वी नो कि जब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में ही होते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे कंडेंस्ड होते हैं। तो सी कि यूक्रोमैटिक जो डीएनए होता है, यूकैरियोटिक डीएनए क्लोजली एसोसिएट होता है विद प्रोटीन्स, प्रोटीन से एसोसिएट होता है, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है क्रोमैटिन का पूरा एसोसिएट होकर के यूकैरियोटिक का डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पैक्ड होता है, जिसको कि क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन बेसिकली टू टाइप के होते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। सी, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था अपने, ओके इस स्लाइड में, वेयर इज इट, यस, ये रहा टीलोमियर के पास और सेंट्रोमियर के पास, मीन सेंट्रोमियर और टीलोमियर के पास हेटेरोक्रोमैटिन का रीजन होता है, और जो बीच वाला खाली पोर्शन होता है ये है यूक्रोमैटिन का रीजन। तो अभी हम इसी चीज को मीन्स वन बाय वन देखेंगे। तो ये रहा टीलोमियर्स, टीलोमियर के पास क्या होंगे, हेटेरोक्रोमैटिन रीजन, और सेंट्रोमियर के पास हेटेरोक्रोमैटिन रीजन। और ये जो है पोर्शन विच मीन्स टीलोमियर के और सेंट्रोमियर के बीच में, ये हमारा यूक्रोमैटिन रहा, यहाँ पे दिखाई गया है पिक्चर में यूक्रोमैटिन का रीजन। ओके, सी यहाँ पे यूक्रोमैटिन, और ये रहा सेंट्रोमियर, और ये रहा ऑरेंज कलर वाला पोर्शन जो कि टीलोमियर और सेंट्रोमियर के पास में है, ये रहा हेटेरोक्रोमैटिन। क्या होते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, ऑल्दो विच मीन्स क्रोमैटिन को ही डिफ्रेंशिएट डिवाइड किया गया है दो में, जिसको कि यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन क्या होता है कि ये स्लाइटली स्टेन होता है रीजन, लेस टाइटली पैक्ड क्रोमैटिन फाइबर, देयरफॉर नॉन कंडेंस्ड। यूक्रोमैटिन क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेन नहीं होता, अगर हमने इसको स्टेन किया तो स्टेनिंग का प्रोसीजर इसमें नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लेस कंडेंस्ड होता है और टाइटली पैक्ड होता है। पैकिंग, पैकेजिंग, ये सारी की सारी चीज़ें भी हम बात करेंगे अपने अपकमिंग स्लाइड्स में वन बाय वन। तो क्रोमैटिन का कंडेंसेशन अगर लेस कंडेंस है, वी विल कॉल इट यूक्रोमैटिन, और
अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंडेंस्ड है तो हेट्रोक्रोमैटिन, और लेस कंडेंस की वजह से ये लाइट स्टेन ले रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंडेंसेशन की वजह से ये डार्क स्टेन ले रहा है। ओके, तो ये क्या होता है कि ये विजिबल होता है लाइट माइक्रोस्कोप से। अगर हम इनको देखेंगे ना तो ये विजिबल हो गए, क्योंकि ये लाइट कलर के होते हैं, लाइट लेस कंडेंस्ड होते हैं, तो हम इनको विजिबिलिटी इनकी अच्छी होती है, हम इनको देख सकते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी को, सेल डिवीजन जब हो रहा होता है तब। हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, ये विजिबल तो होते हैं बट कंडेंस्ड ऑल स्टेजेस में हम इनको रिमेन हाईली कंडेंस्ड, बहुत ही ज़्यादा हाईली कंडेंस्ड होते हैं ऑल स्टेजेस में। और ये यू क्रोमैटिन जो है ये नॉन विजिबल होते हैं, मीन्स हम इनको नहीं देख सकते। आप इसको करेक्ट करिएगा लाइन, ये बाई कह सकते हैं टंग की वजह से मैंने उसको गलत बोल दिया। नॉट विजिबल होते हैं यू क्रोमैटिन लाइट माइक्रोस्कोप में, और हेट्रोक्रोमैटिन जो होते हैं ये विजिबल होते हैं, हाईली विजिबल होते हैं सारे के सारे स्टेजेस में, जो कि माइटोसिस मियोसिस का देखेंगे, हम देखते हैं, इवन देखा है। ये जेनेटिकली एक्टिव रीजन्स होते हैं यू क्रोमैटिन। क्यों जेनेटिकली एक्टिव रीजन्स होते हैं यू क्रोमैटिन, विच मीन्स ट्रू क्रोमैटिन होते हैं। यू जो कि रिजेंबल करता है किससे, ट्रू से, समथिंग इज गोइंग टू बी ट्रू। ओके, ट्रू, यू का ग्रीक वर्ड्स लिया गया है ट्रू, जिसका मीनिंग होता है इसमें ये जेनेटिकली एक्टिव रीजन्स होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जो कि डीएनए के इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं, और उसके बाद आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और इनमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस वगैरह चलती है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा जेनेटिकली एक्टिव होते हैं, और ये रेप्लिकेट करते हैं खुद को एस फेज में। और इसके साथ साथ ये जीसी रिच होते हैं। जीसी रिच क्या होता है, ये जीसी रिच मीन्स ग्वानिन एंड एडिनिन की बात करी गई है, जो कि क्या है, एडिनिन, ग्वानिन, प्यूरिन, पिरामिडिन, जो कि है, जो हम देखेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में डीएनए के केस में। ओके, तो जीसी अभी एज ऑफ नाउ ये जी जो होता है मीन्स ग्वानिन, ये साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड से पेयर करता है, और एडिनिन जो होता है ये टी बॉन्ड के थाइमिन के साथ 2 बॉन्ड से पेयर करता है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के। अगर ब्रेक करना चाहें तो एज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कि 2 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, और 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इन बॉन्ड को ब्रेक करके इन दोनों को सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता जल्दी, इसीलिए ये स्टेबल होते हैं जेनेटिकली और पूरे के पूरे रेप्लिकेशन की प्रोसेस करते हैं। बट हेट्रोक्रोमैटिन के केस में ये 80 रिच रीजन होते हैं, इनमें 80 रिच स्पेसिफिक सीक्वेंसेस नॉन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड की मेल्टिंग हो जाती है, या फिर ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये जेनेटिकली इनएक्टिव रीजन कहे जाते हैं। इनके पास जीन्स की लैक होती है, दैट्स वाई, और ये कंटेन करते हैं जो जीन अगर इन्होंने इवन कंटेन भी किया है तो वो नॉट एक्सप्रेस्ड होगा, मीन्स उनका रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, और वो बाद में रेप्लिकेट करेंगे एस फेज के बाद। तो ये था। और क्रॉसिंग ओवर भी, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, यू क्रोमैटिन ट्रू क्रोमैटिन है तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस ऑल अबाउट देखी जाती है, बट हेट्रोक्रोमैटिन में ऐसा नहीं देखा जाता। अगर होता भी है हेट्रोक्रोमैटिन में तो वो लेट एस स्टेज में होता है। ओके, नाउ सी, ये था ऑल अबाउट द यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। नाउ सी द प्रोटीन इज, जो हमने यहाँ पे प्रोटीन की बात करी ना क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में, वो कौन सी प्रोटीन होता है, वो एक हमारा हीरो प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन, हीरो प्रोटीन। यस, यू हैव लिसन मी राइट, इट्स द हिस्टोन। याद रखने का ट्रिक, एच फॉर हिस्टोन, एच फॉर हीरो। तो जो प्रोटीन है वो कौन सा है, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी होती है इसकी, हिस्टोन की, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन होता है। ओके, और ये 5 टाइप का होता है। ये पॉजिटिव चार्ज और 5 टाइप का प्रोटीन हिस्टोन है क्या, कितने प्रकार का है, 5 टाइप का। देखते हैं वन बाय वन। H1, H2A, H2B, S3, H4। H1 जो है ये लाइसिन रिच है, लाइसिन रिच विच मीन्स एक अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, जिसको कि K से डिनोट करते हैं, इनका सिंगल लेटर कोड K होता है। तो इस H1 के पास लाइसिन रिच अमाइनो एसिड होता है।
अब ये साथ में लिखा हुआ है H2A H2B, अगर दो चीज होती है, अगर एक अकेले है विच मीन्स मोनोमर, अगर H2A H2B दो चीज साथ में लिखी गई है विच मीन्स डायामर। ओके, मोनो डाई ट्राई हेप्टा सॉरी टेट्रा पेंटा हेप्टा हेक्सा ऑक्टा नोना डेका सबको पता है, तो इसीलिए इसको डायमर भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है, स्लाइटली लाइसिन रिच होते हैं विच मीन्स इनमें थोड़ा बहुत लाइसिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, थोड़ा बहुत ही अमाइनो एसिड ये कंटेन करके रहते हैं। ओके, और फिर आता है H3 एंड H4। H3 H4 कौन सा होता है, ये भी एक डायमर होते हैं जो कि आर्जिनिन रिच होते हैं, ये आर्जिनिन रिच होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि H1 जो होता है इनमें कौन सा स्पेसिफिक लाइसिन रिच कौन सा स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है, तो वो होता है लाइसिन। H3 H4 में आर्जिनिन होता है और H2A H2B में लिटिल बिट क्या होता है, स्लाइटली लिटिल बिट लाइसिन ही होता है। अब सी की हिस्टोन और प्रोटीन की हम बात यहाँ पे कर क्यों रहे हैं, एज वी नो कि डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अगर आपको पता नहीं है तो आई एम गोना टू टेल यू कि डीएनए का स्ट्रैंड होता है ना, वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और हिस्टोन क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव। और इस डीएनए के नेगेटिव होने का रीजन है क्योंकि इसके पास क्या होता है, फॉस्फेट के ऊपर चार्ज कौन से होते हैं, माइनस के। दैट इज वाई ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस सुना है ना, तो उसी तरीके से क्या होता है कि प्लस माइनस जो होते हैं एक दूसरे से रिपल्सन करते हैं और एक पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है हेलिकल फॉर्म में मीन्स बना रहता है। इसीलिए हिस्टोन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम मीन्स वेन एवर वी स्टडी अबाउट द डीएनए और RNA, yes, nucleic acid or the chromosomes or chromatins. Okay, now see the positive charge attract the negative charge, as I told earlier कि positive charge जो होता है वो attract करता है negative charge को on the phosphate के DNA के basically, और hold करके रखता है DNA के content को with the histone। वो पूरा का पूरा DNA का content histone के साथ क्या होता है, friendship करके रखा हुआ होता है। जब यही क्रोमैटिन आइसोलेट किया जाता है विच मीन्स इन थ्रेड को आइसोलेट कर लेते हैं, देन ये एक न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर्स बनाते हैं किसी भी सेल का, जो कि व्यूड करने पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से व्यूड करने के बाद ये लुक्स लाइक अ बीड ऑन अ स्ट्रिंग। अब ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। लाइक हम पहले अपने चाइल्डहुड में क्या करते थे, ब्रेसलेट्स बनाते थे, है ना। तो ये रहा उसका थ्रेड जिसके अंदर हम क्या करते थे, इस थ्रेड के अंदर हमने एक एक पूरे के पूरे बीड्स को डाला है, बीड्स विच मीन्स मोतियां डाली हैं, और हमने एक अपना पूरा का पूरा ब्रेसलेट बना करके रेडी किया है। तो ये जो थ्रेड्स हैं ना, इनको हम रिजेंबल कर सकते हैं हमारे क्रोमैटिन के थ्रेड से। ये रहे हमारे क्रोमैटिन के थ्रेड, ओके, ये हमारे क्रोमैटिन के थ्रेड, और ये रहा हमारा बीड्स। तो इसी के बारे में बात की गई है और कैसे क्या होता है अभी हम देखेंगे। एज वी नो कि ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स के अंदर पूरे के पूरे ये कैसे ये बीड्स जो है ये मीन्स ट्रैप्ड है, और ये उसके अंदर भी एक डीएनए का पोर्शन है यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर। सी कि कैसे ये पूरे के पूरे बीड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बीड्स का कुछ नेम है, अभी क्या नेम है अभी हम इनको देखेंगे। Little amount of nuclease is added to this structure. Nuclease cleaves the string between the beads. अगर हमने इनको एक दूसरे से ऐसे सेपरेट आउट करना चाहा तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नेम होता है न्यूक्लियेज। न्यूक्लियस क्या करता है, ये न्यूक्लियस ये कट कर देता है इस डीएनए को, ऐसा इस तरीके से फ्रेगमेंटाइज कर देता है जिससे कि एक पूरा का पूरा बीड क्या होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है। अगर हमने एक को स्टडी करना है तो हम सारे के सारे को कैसे लेकर के चल सकते हैं, प्रॉब्लम मुझे स्टडी करने में, तो हमने एक को लिया और उसके बाद उस बीड को समझने की कोशिश करी। अब वो बीड्स हैं क्या, अब हम उनको देखेंगे। यस, ये बीड्स को हम न्यूक्लियोसोम नेम देते हैं। न्यूक्लियोसोम का मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बैचलर और मास्टर्स में। इवन आप 11th-12th का स्टूडेंट हो, अगर आप ये लेक्चर गो थ्रू कर रहे हो, देख रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। ओके, तो न्यूक्लियोसोम के बारे में बहुत ही ईजीएस्ट एंड फनीएस्ट वे की
हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल होता है, एक्सेप्ट किया गया मॉडल होता है क्रोमोसोम का या क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर का, जिसको कि कॉर्नबर्ग एंड थॉमस ने 1974 में प्रपोज किया था। ये बना हुआ होता है हमारे हिस्टोन का, जो कि बेस को प्रोवाइड करता है, डीएनए के बेस को प्रोवाइड करता है, और आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच होता है अमाइनो एसिड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन आउट किए गए हैं, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ओके, हिस्टोन इज द इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टामर। हिस्टोन क्या होता है? ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर विच मीन्स 8 मॉलिक्यूल। ओके, जो मैंने बताया हेक्सा हेप्टा ऑक्टा। ओके, तो ये ऑक्टामर है जो कि 8 मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, जिनमें के 2 मॉलिक्यूल H2A, H2B, H3, H4 का होते हैं विद 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। ये जो हमने यहाँ पे बात करी थी ना, ये H2A, H2B डायमर, ये मोनोमर, तो इनके क्या होते हैं? 2-2 मीन्स डायमर फॉर्म में होते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं, दैट इज वाई वी विल कॉलिंग इट डायमर फॉर्म। तो 2 मॉलिक्यूल्स हर एक के हुए, अगर H2A के भी 2 मॉलिक्यूल, H2B के भी 2 मॉलिक्यूल, H3, H4 के 2 मॉलिक्यूल, तो 2 इंटू 2 हो गया ना 8, सॉरी प्लस कर देंगे, प्लस प्लस, तो 2 इसके मॉलिक्यूल, 2 इसके मॉलिक्यूल, 2 इसके, 2 इसके, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए ऑक्टामर। तो ये जो डायामीटर है इनका न्यूक्लियोसोम का, ये 12.5 नैनोमीटर का होता है इनका डायामीटर, जिसमें से यस एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है डीएनए एक फ्लैट सुपर हेलिक्स स्ट्रक्चर में। मीन्स अगर ये बीड्स है ना, तो ये बीड्स रहे, ये दूसरे बीड्स हैं, ये तीसरे बीड्स है, तो इनमें क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है कि डीएनए रैप्ड होता है। तो एक पूरा का पूरा हेलिक्स जब डीएनए बनाता है, इनको रैप करने के लिए, इनको मीन्स फोल्ड करने के लिए, तो उसका जो टर्न लेता है डीएनए वो होता है 1.65 टर्न अराउंड। ओके, हेलिक्स जो बनाता है वो होता है उसका मेजरमेंट 1.65 टर्न अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। The fifth type of histone is not a part of a core particle। जो फिफ्थ टाइप ऑफ हिस्टोन होता है, विच मीन्स हम यहाँ पे H1 की बात कर रहे हैं, ये H1 कोर का पोर्शन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में, जिसको कि लिंकर बोलते हैं। तो ये हमारा H1 क्या है? ये हमारा H1 लिंकर है। H1 protein is attached to between 20 and 20 base pair of DNA and the nucleosome core has a 145 to 147 base pair of DNA and the 167 base pair of DNA with a structure known as a chromatosome। अब ये क्या है, इसको होल्ड करो आप, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे सी, अगर हमने एक मॉलिक्यूल लिया तो हमें पता है क्या कि हम उसको मोनोमर बोलेंगे। ये मोनोमर रहा हिस्टोन का। मीन्स अगर हमने H2A की बात की, केवल और केवल H2A की बात की, अगर हमने केवल और केवल क्या की बात, H3 की बात की, तो ये है मोनोमर। अगर हमने 2 यूनिट मिलाया तो वो बन गया डायामर। तो ये रहा H2A H2B का डायामर, ये रहा टेट्रामर जो कि बीच में होता है। ये बॉक्स आप समझ सकते हो ना, आप उसको रिजेंबल कर सकते हैं न्यूक्लियोसोम के मॉडल से, कि ये रहा बॉक्स, अगर मीन्स टिफिन बॉक्स जैसा, कि ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसका जो लिड होगा और नीचे का बेस वो डायामर होगा, और जो बिटवीन जहाँ पे ये चीज होगी, बिटवीन 2 बॉक्सेस होंगे, वो क्या होंगे? टेट्रामर फॉर्म में होंगे, H3 H4 होंगे। तो ऊपर का जो लिड था, दिस इज लिड, और नीचे का जो था वो क्या था? बेस। और ये जो था ये बिटवीन कोर था। ओके, कोर वाला पोर्शन था, बीच का पोर्शन था। इन्होंने डायामर, टेट्रामर एंड अगेन डायामर मिल करके इन्होंने क्या बना दिया? ऑक्टामर। ओके, नाउ सी कि किस तरीके से यहाँ पे सब यूनिट्स हैं न्यूक्लियोसोम के, जो कि एक लिंकर डीएनए विच मीन्स लिंक करने वाला, लिंकर नेम से रिजेंबल हो रहा है ना, समथिंग इज गोइंग टू लिंक। तो यस, ये एक बीड को दूसरे बीड से कनेक्ट करने वाला लिंकर डीएनए होता है, जिसके पास क्या होता है? ये नॉन जेनेटिकली इंफॉर्मेशन होते हैं इसके पास। इसमें मीन्स इसका रेप्लिकेशन से या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इनहेरिट करने में इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये लिंक करके रखता है, एक ऐसा डीएनए होता है जो कि लिंक करके रखता है एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से। तो इस तरीके से कैसे यहाँ पे
लिंकर डीएनए एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम में ऐसे पूरी की पूरी पैकिंग होती है, पूरी की पूरी हेलिक्स होती है। और ये जो आप हेलिक्स देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो हेलिक्स जो रैपिंग हुई है ना पूरी की पूरी डीएनए की, तो ये जो टर्न लेता है ना वो रैपिंग का, तो वो होता है 1.65 टर्न होता है डीएनए का। और एक अगर हमने पर्टिकुलर केवल और केवल न्यूक्लियोसोम या बीड की बात करी तो ये रहा न्यूक्लियोसोम। और लिंकर को लेंगे विच मीन्स हमने बीड को लिया प्लस लिंकर लिया, तो क्या हो गया, H1 लिया बीड लिया, दोनों को प्लस किया, तो ये हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियोसोम बन के रेडी हो गया। नाउ सी यहाँ पे ये चीज़ थी समथिंग क्रोमैटोसोम, समझने की कोशिश करते हैं क्या ये क्रोमैटोसोम। ओके, पहले न्यूक्लियोसोम को और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे ये टिफिन बॉक्स जैसे H2A H2B के 2 यूनिट डायामर, H3H4 H3H4 के 4 टेट्रामर, एंड देन बेस में H2A H2B जिसको कि डायामर बोल रहे थे, ठीक है। देन पूरा का पूरा मिला करके इन्होंने ऑक्टामर बनाया। और यहाँ से विच मीन्स ये जो लिंकर अटैच या डीएनए की टर्निंग हो रही है ना, उसको लेकर के लिंकर तक जो पूरे के पूरे मीन्स एरिया होता है पूरा का पूरा, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको पूरा का पूरा हम बोलते हैं हमारा न्यूक्लियोसोम। ओके, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोसोम है जो कि 200 बेस पेयर का मिलकर ये बना होता है। 200 बेस पेयर में हमारा ऑक्टामर भी आ जाता है जो कि 146 से 147 बेस पेयर का बना हुआ होता है। लिंकर 20 बेस पेयर का बना होता है। ये जो आप लिंकर देख रहे हो ना, ये 20 बेस पेयर का बना होता है। H1 गैप विच मीन्स जो कि 30 बेस पेयर का बना हुआ होता है। अगर यहाँ से कोई और भी एक डीएनए बॉक्स जैसा मीन्स एक और एक बीड या मोती हमारी अटैच्ड होती है न्यूक्लियोसोम, तो वो जो H1 का लिंकर होता है ना, उसको लेकर के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कैसे, अभी हम दूसरे स्लाइड में देखेंगे। और न्यूक्लियोसोम का टर्न तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 1.65 टर्न लेता है। सी, ये हमने क्रोमैटोसोम की बात करी थी ना ये प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पे कि जो H1 प्रोटीन होता है ये 20 से 22 बेस पेयर के बीच में अटैच होता है प्रोटीन के साथ डीएनए के, जो कि एक न्यूक्लियोसोम बनाता है। और उसके कोर के पास 145 से 147 बेस पेयर होते हैं डीएनए के, और 167 बेस पेयर होता है डीएनए का विद स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमैटोसोम, जिसको कि क्रोमैटोसोम बोलते हैं। अब इसी क्रोमैटोसोम को देखने वाले हैं। सी, ये ऑक्टामर रहा, ये हमारी एक मोती, ये दूसरी मोती, ये तीसरी मोती, ठीक है। ऑक्टामर ऑक्टामर ऑक्टामर, ये पूरा का पूरा डीएनए हेलिक्स जो है ये रैप करके इसको, ठीक है, इस दूसरे को इन्होंने क्या किया है, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स है या लिंकर डीएनए है, इन्होंने उसको पूरा का पूरा पैक किया है, ठीक है, दूसरे मोती को या ऑक्टामर को, फिर तीसरे ऑक्टामर को पैक किया है। तो सी, ये रहा हमारा पूरा का पूरा कोर वाला पोर्शन। ओके, ये कोर रहा, कोर जितना है 147 बेस पेयर का बना हुआ है। ये रहा लिंकर, मीन्स कोर के बाद ये जो डीएनए का पोर्शन दिख रहा है, थ्रेड का पोर्शन दिख रहा है, ये है लिंकर जो कि 20 बेस पेयर का है। तो अगर हमने कोर और लिंकर को प्लस किया तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको कि हम क्रोमैटोसोम बोलते हैं। ओके, और जो कि 167 बेस पेयर का होता है। अगर if you will plus it 147 plus 20 then it will going to be 167 base pair। अगर हमने अभी एक क्रोमैटोसोम हुआ, अगर हमने इसके लिंकर को भी ले लिया जो कि गैप था 30 बेस पेयर का, ठीक है, इस वाले बीड्स के हमने लिंकर को ले लिया, तो अब ये पूरा का पूरा 200 बेस पेयर हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने 167 में 33 प्लस किया तो इट इज गोइंग टू बी 200 बेस पेयर। अब जाकर के ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोसोम का एक कॉम्प्लेक्स या एक स्ट्रक्चर बना। ओके, तो अभी इस कोर, फिर सिमिलरली कि ये पूरा का पूरा कोर 147 बेस पेयर का और लिंकर ले लिया तो 20 बेस पेयर का, अगेन हमारा एक क्रोमैटोसोम स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, एक क्रोमैटोसोम का स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। और उसके बाद अगर हमने इधर का भी लिंकर डीएनए ले लिया तो गैप विच मीन्स गैप का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके बाद पूरा का पूरा हमारा न्यूक्लियोसोम बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे सी कि कोर पार्टिकल प्लस लिंकर लिया। लिंकर एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन तो होता है बट वो नॉन हिस्टोन होता है, उसमें हिस्टोन का कोई भी रोल नहीं होता, विच मीन्स ये केवल और केवल लिंक करने के लिए स्पेसिफिक इसके पास सीक्वेंसेस होते हैं। ये कोर पार्टिकल डायमर प्लस टेट्रामर फॉर्म में 147 बेस पेयर बना करके लिंकर 20 पूरे के पूरे क्रोमैटोसोम का कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, विच मीन्स 167 बेस
बेस पेयर ऑफ डीएनए फाइनली एक कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाता है। तो आई होप इट हैज़ बीन क्लियर टू यू ऑल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी एंड फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं इस स्लाइड से, तो आप इनको लर्न रख लेना। ओके, अब पैकेजिंग के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं कि पैकेजिंग क्या चीज़ होती है। अभी क्या है कि वो सारे के सारे जो हमने ब्रेसलेट्स बनाया है ना, वो किस तरीके से पैक्ड होते हैं, ठीक है, किस तरीके से पैकिंग होती है उनकी। सी कि पहले सबसे पहले एक सिंपलेस्ट लेवल पे क्रोमैटिन का डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए में, ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा क्रोमैटिन जो होगा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। हेलिकल मीन्स हम डीएनए को बात कर रहे हैं, कैसे हमने पूरा इतने बड़े डीएनए को, मीन्स आपको पता है कि पूरे के पूरे बहुत ही ज़्यादा, मीन्स डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है या फिर डायामीटर कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होता है। उस थ्रेड को, उस डीएनए के हेलिक्स को कैसे हम एक छोटे से बीड में पैक कर करके न्यूक्लियस के अंदर हमने उसको स्टेबल तरीके से रखा हुआ है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्रोमैटिन डबल हेलिक्स स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जो कि 2 नैनोमीटर का होता है। ओके, 2 नैनोमीटर का होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि डीएनए को कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन्स टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। अब डीएनए कॉम्प्लेक्स हो जाता है और धीरे से मीन्स आफ्टर दी हेलिकल फॉर्मेशन ये हिस्टोन की तरफ हिस्टोन की हेल्प की वजह से, हिस्टोन की प्रोटीन की हेल्प की वजह से इसने न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करा। आफ्टर दैट क्या हुआ, थर्ड स्टेप में ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन अराउंड विद द डीएनए रैप्स 1.65 टाइम्स। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कैसे वहाँ पे न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है और न्यूक्लियोसोम में कितने ऑक्टामर्स और कितने सब यूनिट्स होते हैं। देन क्या हुआ कि फोर्थ स्टेप में कि क्रोमैटोसोम का फॉर्मेशन हुआ। ओके, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटोसोम के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद H1 हिस्टोन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि न्यूक्लियोसोम जो था वो फोल्ड हुआ, प्रोड्यूस किया 30 नैनोमीटर फाइबर को। ओके, फोल्ड होकर के प्रॉपर और 30 नैनोमीटर फाइबर को इसने क्या किया, बनाया, प्रोड्यूस किया। फिर क्या हुआ कि जो एक लूप्स का फॉर्मेशन करता है जो कि 300 नैनोमीटर इन लेंथ में होता है, ये कैसे एक फाइबर से क्या बन गए, यस, लूप बन गए। उसके बाद 300 नैनोमीटर फाइबर कंप्रेस जो हुआ, मीन्स इसकी अब क्या होगी, फोल्डिंग होगी, फोल्ड हुआ और प्रोड्यूस किया 250 नैनोमीटर वाइड फाइबर को। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी प्रॉपर तरीके से टाइटली क्वाइलिंग हुई और इनको एक क्रोमैटिड या क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रोड्यूस किया गया जो कि 4000 नैनोमीटर का था। तो सबसे पहले क्या किया गया कि सबसे पहले क्या था कि डीएनए हेलिक्स था। लेट मी चेंज द कलर। ओके, सबसे पहले क्या था, फर्स्ट स्टेप में डीएनए की हेलिक्स थी, ठीक है। ओके, डीएनए की हेलिक्स के बाद हमने क्या किया, डीएनए की हेलिक्स के बाद बीट्स ऑन स्ट्रिंग बनाए, बीट्स ऑन स्ट्रिंग विच मीन्स वो मोती जैसा, ठीक है, मोती के फॉर्म में उसको लाना। उसके बाद बना क्या, फाइबर मॉडल। फाइबर मॉडल के बाद क्या हुआ, फाइबर मॉडल के बाद एक लूप का फॉर्मेशन हुआ, लूप मॉडल का फॉर्मेशन हुआ। लूप मॉडल के बाद एक स्कैफोल्डिंग हुई विच मीन्स एक फोल्डिंग तरीके से उसको क्या किया गया, फोल्ड किया गया, स्कैफोल्डिंग हुई, स्कैफोल्डिंग। और उसके बाद एक फाइनली जाकर के क्रोमोसोम बन गया विच मीन्स क्रोमोसोम के फॉर्म में ला दिया गया। तो ये जो डीएनए का हेलिक्स था वो 2 नैनोमीटर का था। ओके, 2 नैनोमीटर इसकी कह सकते हैं डायमीटर थी, 2 नैनोमीटर। बीट्स ऑन स्ट्रिंग 11 नैनोमीटर के फॉर्म में था। जो फाइबर मॉडल था वो 30 नैनोमीटर था फाइबर मॉडल, और जो लूप मॉडल था वो 300 नैनोमीटर था। ओके, इसका फोल्डिंग जो थी वो 700 नैनोमीटर की थी, और जो क्रोमोसोम प्रॉपरली बन करके मीन्स उसकी पैकिंग हुई इतने बड़े डीएनए को, ठीक है, एक क्रोमोसोम में पैक किया गया, उसकी जो लेंथ थी वो थी 14 नैनोमीटर। तो आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं पैकेजिंग से रिलेटेड न्यूक्लियोसोम, आप पूरा एज इट इज़ इसको लर्न कर लो और पूरी की पूरी पिक्चर के फॉर्म में सारे के सारे स्टेप्स वहाँ पे मेंशन कर देना। फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। अगर आप एस्पिरेंट्स हो फॉर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेस्पेक्टिव लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, सो एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जाम्स में कि उन्होंने ऑप्शन बना के क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन में यू विल हैव टू पिक अप द
राइट ऑप्शंस फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी में एक चीज़ आती है, एक कंसेप्ट आता है, एक मॉडल आता है जिसको कि बोलते हैं सोलेनॉइड मॉडल या जिगजैग मॉडल। अब ये क्या, कौन सा मॉडल होता है? इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सी कि हम बात कर रहे हैं फाइबर मॉडल की, ये चीज़ की, ये जो हमारा क्रोमैटिन फाइबर जो कि 30 नैनोमीटर वाला फाइबर था ना, ये फाइबर, ये चीज़ जब इसके इसके अंदर पैकिंग हुई डीएनए की, तब की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, ये क्रोमैटिन फाइबर जो कि 30 नैनोमीटर के होते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक दो फाइबर मीन्स दो फाइबर बना लेते हैं, एक सोलेनॉइड फाइबर बना लेते हैं, एक जिगजैग फाइबर बना लेते हैं। सी क्या है ये रहा हमारा सोलेनॉइड फाइबर। ओके, ये रहा हमारा सोलेनॉइड फाइबर। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल गैप की फॉर्मेशन होती है जब डीएनए की पैकिंग होती है और क्रोमैटिन फाइबर का मीन्स स्टेप आता है, 30 नैनोमीटर वाला फाइबर का स्टेप आता है 11 नैनोमीटर के बाद, न्यूक्लियोसोम के पैकेजिंग के बाद। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है सोलेनॉइड का, जिसमें क्या होता है, एक सेंट्रल गैप का फॉर्मेशन होता है एंड ये 30 बेस पेयर का बना होता है। इसमें नॉन इंटरक्रॉसिंग होती है, विच मीन्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्रॉसिंग नहीं हुई होती, तभी तो यहाँ पे सेंट्रल गैप का फॉर्मेशन होता है। और अगर और स्पेसिफिकली समझना चाहें, विच मीन्स लिंकर डीएनए डज नॉट पास थ्रू सेंट्रल गैप्स। यहाँ पे जो लिंकर डीएनए है ना, जो हमारा H1 वाला डीएनए था जो कि लिंक कर रहा था एक बीड को दूसरे बीड के साथ, विच मीन्स एक न्यूक्लियोसोम को दूसरी न्यूक्लियोसोम के साथ इंटरकनेक्ट करने का वर्क कर रहा था, फंक्शन कर रहा था, यहाँ पे वो नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे सेंट्रल एक्सेस फ्री होती है और गैप का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजिएस्ट वे में सोलेनॉइड मॉडल का कंसेप्ट गया आपके पास। नाउ सी द जिगजैग। जिगजैग मॉडल में क्रॉसिंग होके रखी है, आपको पिक्चर में ही दिखाई दे रहा है। ओके, जिगजैग फाइबर जो होते हैं ये 40 बेस पेयर के बने हुए होते हैं और इनमें इंटर क्रॉसिंग की वजह से क्या होता है कि एज अ रिजल्ट यहाँ पे कोई भी सेंट्रल गैप का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई भी सेंट्रल गैप की फॉर्मेशन नहीं होती। अगर सेंट्रल गैप की फॉर्मेशन हो गई होती तो हम वहाँ भी इसको बोलते सोलेनॉइड मॉडल। तो इट वाज ऑल अबाउट द सोलेनॉइड मॉडल एंड जिगजैग मॉडल। ओके, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर एक रेस्पेक्टिव लाइफ साइंस के एग्जामिनेशंस में। नाउ सी, कुछ हमारे स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको कि जियांट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, देख लेते हैं वो। लैम्ब्रिश क्रोमोसोम, लैम्ब्रिश क्रोमोसोम नेम से ही अपीयर हो रहा है लाइक कि ओल्ड टाइम में क्या था कि हमारे पास लैम्प हुआ करते थे, लाइट लैम्प हुआ करते थे, जिसमें क्या करते थे कि हम उसको क्लीन करने के लिए उस ग्लास के लैम्प को हम ओल्ड ब्रश को यूज करते थे और उस लैम्प को क्लीन करते थे। तो ये नेम, ये क्रोमोसोम उसी तरीके से विजिबल होता है, इसीलिए इसको लैम्ब्रिश क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि ये नेम वहां से रिजेंबल किया गया है। सी, ये प्राइमरी oocytes में प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट के और इनवर्टिब्रेट के भी। और स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटोसाइट न्यूक्लिया ऑफ फ्रूट फ्लाई एंड ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो कि एक मॉडल ऑर्गेनिजम्स है, हमारी सिंड्रेला है साइटोलॉजिकल स्टडीज की, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चेस यहाँ पे इनके पास होते हैं। ओके, इनके ऊपर लेंथ जो होता है इस क्रोमोसोम का 800 से 1000 म्यूक्रॉन का होता है, जो कि बेस्ट विजुअलाइज होते हैं इन द सैलामेंडर oocyte में, बिकॉज दे कंटेन द मच डीएनए। सैलामेंडर की oocyte में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से लैम्ब्रिश क्रोमोसोम को हम विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये रहा हमारा सैलामेंडर का oocyte। सैलामेंडर आपको नहीं पता तो ये रहा हमारा सैलामेंडर। सैलामेंडर क्या है कि ये एक कह सकते हैं एम्फीबियन है, जो कि फ्रॉग वाली फैमिली होती है ना, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो इनके oocyte में हमने इसको देखा, लैम्ब्रिश क्रोमोसोम सी कैसे दिखाई दे रहे, इतनी ब्यूटीफुली तरीके से ये लैम्ब्रिश तरीके से अरेंज है, ब्रश के टाइप में फॉर्म में अरेंज है। तो ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनके पास एक मेन एक्सिस होता है। ओके, सी हियर, एक मेन एक्सिस होता है जहाँ से क्या होता है कि क्रोमोमियर्स, जो कि हमने बीड्स की बात करी, वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं।
ठीक है, पेयर्स में एक्सटेंड होते हैं, जो कि डीएनए के बने हुए होते हैं। फिर ये जो लूप्स होते हैं अगेन मेड बाई होता है डीएनए से, सराउंडेड होते हैं मैट्रिक्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से, बोथ द साइड मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन के साथ। सी अगर यहाँ पे यहाँ पे लैम्ब्रिज क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अगर हम देखना चाहें तो सी ये रहा लैम्ब्रिज क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, कैसे एक ब्रस्ट के फॉर्म में ये क्रोमोसोम्स मीन्स स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम जो है ये विजिबल तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात करी गई है, विच मीन्स यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, कियास्मेटा की फॉर्मेशन होगी। होमोलॉगस क्रोमोसोम इन द सेंस कि कैसे मैटरनल क्रोमोसोम एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स के साथ दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं और हमारा एक अपकमिंग ऑफस्प्रिंग बनने वाला है। अगर हमने इस स्ट्रैंड को इनलार्ज करके देखा क्रोमोसोम को तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये रही एक सेंट्रल एक्सिस जिससे क्रोमोसोम्स एक लूप के फॉर्म में एक्सटेंड होंगे। ये टिपिकल क्रोमोसोम का लूप है। अगर हमने एक को देखा और जूम करके तो ये हमें सिस्टर क्रोमाटिड और क्रोमोसोम क्रोमोमियर और लूप का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा लैम्ब्रिज क्रोमोसोम था। नेक्स्ट सी दी सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम या पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब ये सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बाल्बियानी एक ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1881 में सैलिवरी ग्लैंड ऑफ डिप्टीरियन इंसेक्ट ओके में इनको देखा था, इन क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी और पॉलीटीन जो नेम था उसको कोलर ने दिया था। ये क्या होता है कि इसको जियांट क्रोमोसोम भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा साइटोलॉजिकल स्टडीज मेड होता है ड्रोसोफिला के अंदर और इस ड्रोसोफिला के अंदर हम इस क्रोमोसोम को विच मीन्स पॉलीटीनी क्रोमोसोम या सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम को बहुत ही ईजिली तरीके से देख सकते हैं। ड्रोसोफिला अगेन जो कि हमारा एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, सिंड्रेला है एक जेनेटिक रिसर्चर्स की। उसके बाद बहुत सारे स्टडीज होते हैं इनके ऊपर। ये हमारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स रहे पूरे जेनेटिक स्टडीज की वजह से और सारी के सारी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। ये फ्रूट फ्लाई, इनको बेसिकली फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। साइज ऑफ सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम अप टू 200 माइक्रोन mm हैव बीन ऑब्जर्व्ड। इनकी जो साइज होती है ये क्रोमोसोम की 2000 mm माइक्रोन अप्रॉक्स इनकी साइज होती है एंड इनको ऑब्जर्व किया गया है इन फ्रूट फ्लाइज में। नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम इज विद द सोमैटिक पेयरिंग। इनके पास क्या होता है कि सोमैटिक पेयरिंग की पूरी सोमैटिक पेयरिंग होती है जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर की फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। लाइट एंड डार्क बैंड भी यहाँ पे मिलते हैं, डिवाइड होते हैं और उनके बीच में एक इंटरब्रीडिंग देखी जाती है विच मीन्स अभी हम पिक्चर के थ्रू भी देखेंगे। यहाँ पे सोलेन बैंड होता है क्रोमोसोम का, पफी क्रोमोसोम होते हैं जिनको कि बाल्बियानी रिंग बोलते हैं ओके। ये सिंथेसिस करते हैं मैसेंजर आरएनए का बेसिकली और इनके अंदर प्रोटीन की अक्रेंस होती है। तो हमारा फ्रूट फ्लाई जो कि है एक ड्रोसोफिला, ये है एक मॉडल हमारे साइटोलॉजिकल स्टडीज का। इनमें इतने सारे जीन्स हैं इवन आइडेंटिफाई हो चुके हैं और रिसर्चर्स मीन्स लगे हुए हैं, रिसर्चर्स कीप्स ऑन गोइंग ऑन दीज ऑर्गेनिज्म क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करते हैं लाइक एरेबिडोप्सिस थालियाना हो गया ओके जो कि क्रूसीफर है और हमारा ये हो गया फ्रूट फ्लाई जो कि ड्रोसोफिला है। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है ना ये बहुत ही शॉर्ट होती है। दैट इज़ वाई हम जो रिसर्चर्स होते हैं वो रिसर्चर्स ये इन्हीं को सेलेक्ट करते हैं और इनका बर्थ, उसके बाद लाइफ स्पैन, उसके बाद डेथ बहुत ही छोटी होने की वजह से उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता और रिजल्ट जो होता है, जो कंक्लूजन होता है उनकी रिसर्च का वो क्विकली उनके हाथ में होता है ओके। तो ये सारा का सारा सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम के बारे में था। यहाँ पे सी कैसे एक क्रोमोसोम की पफिंग हुई ओके, पफिंग हुई जिसको कि रिंग का फॉर्मेशन जिसकी वजह से हुआ जिसको कि बाल्बियानी रिंग बोलते हैं। इनके पास मैसेंजर आरएनए एंड क्रोमोमियर होते हैं। कुछ हमें लाइट बैंड एंड डार्क बैंड एंड
इंटरकनेक्टेड बैंड भी दिखता है। लाइट बैंड ये पिंक कलर से आपको विजिबल होगा एंड ये ब्लू वाला डार्क कलर से डार्क बैंड है। और इन दोनों बीच में क्या होता है, एक इंटर बैंड होती है, जिससे की वजह से ये क्या होते हैं, ये सेपरेट आउट होते हैं। ये एक पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है इंसेक्ट का, क्रोमियस का, ठीक है, क्रोमोसोम्स। ये एक इंसेक्ट का क्रोमोसोम था। और ये सी की एक पॉलीटीन क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर का, हमारे फीमेल का, विच मीन्स ये इसकी बात हो रही है। इनके बीच में ये एक्स क्रोमोसोम रहा, ये आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स हुए, ये सेंट्रोमियर किस तरीके से है, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम बोल रहे हैं, या सेलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, या फिर स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम बोल रहे हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर समहाउ डिफरेंट होते हैं फ्रॉम आवर बेसिक क्रोमोसोम्स की वजह से के रिगार्डिंग, ओके। और इनको पॉलीटीन क्रोमोसोम इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे एक सबस्टेंसेस था, एक पॉलीटीनी, ठीक है, पॉलीटेनी का अकरेंस था, इसीलिए इनको ऐसा नाम दिया गया। सी एज अ विजुअल पिक्चर, कैसे यहाँ पे स्टेनिंग की वजह से ब्यूटिफुली ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। सी इट्स आवर साइंस, ओके, एंड इट्स आवर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू। नाउ सी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जो कि ऑलवेज कंफ्यूजिंग होते हैं, लाइक कैरियोटाइप, इडियोग्राम, प्लाज्मोन। तो फटाफट से मैं एक एक लाइन में इनको आपको मीन्स एक्सप्लेन करके बताती हूँ। कैरियोटाइप विच मीन्स कैरी ऑन, आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियस से रिजेंबल कर रहा है ना, कैरी ऑन न्यूक्लियस से रिजेंबल कर रहा है। तो आप इसको लर्न कैसे रख सकते हो, कैरी ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। तो एक पूरा का पूरा जो कंप्लीट सेट होता है क्रोमोसोम का ना, जो कि ये डिफाइन करता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर। और ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, यस, नंबर में भी हो सकते हैं, साइज में होते हैं, शेप में होते हैं, और एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के सेट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैरियोटाइप। सी अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जो कि एक पूरे के पूरे कैरेक्टर को ग्रुपिंग करने के लिए किया जाता है, लाइक नंबर उनके रिलेटेड विद देयर नंबर, साइज, शेप, एटसेट्रा दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम सेट। नाउ सी इडियोग्राम, जो कैरियोटाइप होती है ना किसी भी स्पीशीज के अंदर, विच मीन्स उनका शेप, क्रोमोसोम का नंबर, साइज, ये सारा का सारा हम एक विजुअलाइज कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू या पिक्चर के थ्रू, फोटोग्राफ के थ्रू, जिनको कि हम बोलते हैं इडियोग्राम। ये सारा का सारा जो विजिबिलिटी हमें शो अप हो रही है ना, इसको हम इडियोग्राम बोलते हैं, जिसमें कि से कि कौन सा क्रोमोसोम शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग है, कौन सा स्पेसिफिक नंबर पे है, ओके, उनका शेप कैसा है। तो सारा कुछ हम इसमें इस पिक्चर के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इडियोग्राम। प्लाज्मोन क्या है कि ये हेरिडिटरी फैक्टर को, किसी भी जीन के हेरिडिटरी फैक्टर को क्या करती है, मीन्स आइडेंटिफाई करती है, विच मीन्स कि अगर साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी चीज ऐसा जीन प्रेजेंट हो जो कि उसके पास हेरिडिटरी फैक्टर हो, हेरिडिटरी फैक्टर मीन्स जो कि एक इंडिविजुअल से पास कर सके दूसरे इंडिविजुअल के पास, ठीक है, नेक्स्ट इंडिविजुअल के पास, उसको वी विल कॉल इट व्हाट, प्लाज्मोन, सॉरी, यस, प्लाज्मोन बोलेंगे। मीन्स वन से कहाँ पे जाए, नेक्स्ट में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर साइटोप्लाज्म कुछ कंट्रीब्यूशन देता है तो वी विल कॉल इट प्लाज्मोन। सो इट वाज ऑल अबाउट द today's lecture second, which is related with the chromosome, and I hope you मीन्स आपको कुछ नया जानने को मिला होगा इस लेक्चर के थ्रू। एंड that's all for now guys, and yes, the one thing which I want to tell you, if you want the every free lectures PDF, so don't forget to join my Telegram channel, the link which has I already given in the description box, okay. And if you have any doubt till now, you can post your doubt on the comment section. I will glad to share with you. I will glad to clear your doubt, okay. Thank you so much guys for listening me, and stay tuned for more upcoming topics. And yes, thank you for watching everyone.